क्या बता रहे थे बचा हुआ? लास्ट क्या बता रहे आप? कल की थ्योरम से लिख लियो ना, स्पर्श रेखा वाली। हाँ, तो कल लिखा दिए थे स्पर्श रेखा वाली। स्पर्श रेखा वाली को थ्योरम से लिखाया था ना? एक नहीं लिखाया था, कई सारी लिखाया होंगे स्पर्श रेखा वाली। स्पर्श रेखा कितनी संख्या क्या होती है, क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये सारी थ्योरम्स, हाँ सारी थ्योरम्स कराए थे। चक्रीय चतुर्भुज वाला करा दिए थे ना? नहीं, वही बचा है। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज बचा हुआ। सर आप लोगों का वीक चल रहा था उस टाइम? क्या आपका क्लास मिस हुआ होगा फिर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वीक चल रहा था। वीक के बाद आपने स्पर्श रेखा कराया। हाँ, और उसके बाद स्पर्श रेखा हो गया है। हाँ, तो चक्रीय चतुर्भुज है। या फिर ऐसे हेडिंग डाल लो ना कि चतुर्भुज, चतुर्भुज हेडिंग डाल लो। रेक्टेंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ठीक है। देखो, अगर सिर्फ आपसे क्या बोले ना, चतुर्भुज अगर बोले ना, तो कोई भी मतलब कैसा भी इसकी आकृति बना सकते हो, कैसी भी आकृति बना सकते हो, क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। एक चीज़ को ध्यान देना कि अगर सिर्फ कैसी भी आकृति अगर आप बना रहे हो, ये चतुर्भुज बनेगा। अगर इसके आप मिड पॉइंट को ले रहे हो, मिड पॉइंट को अगर आप ले रहे हो और इन मिड पॉइंट को अगर आप मिला दे रहे हो, तो ये जो आपका आकृति बनेगी, ये बनेगी आपकी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है। इसके बाद देखो, एक क्या आता है आपके पास में चतुर्भुज में, पहला हमारा क्या आता है? आयत आता है। ठीक है। आयत के बारे में अगर थोड़ा सा जाने होगे, जानते भी होगे, आयत मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल मतलब इसके आमने सामने की साइड जो होती है इक्वल होती है। ठीक है। इसके जो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं सारी चीज़ें A B C D, यानी यहाँ से AB बराबर क्या लिखोगे? DC, और क्या हो जाएगा? BC बराबर क्या हो जाएगा? AD। ठीक है। इसके जो डायगोनल होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी यहाँ से आप लिखोगे AC इक्वल क्या हो जाएगा? BD। समझ रहे हो? कोण पता होगा 90 डिग्री की बनेंगे, है ना? ठीक है। अब अगर देखो, अगर मान लो कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया है और इस रेक्टेंगल के अगर आपने मिड पॉइंट को अगर आपने मिला दिया, मिड पॉइंट को, रेक्टेंगल के अगर आपने मिड पॉइंट को मिला दिया, तो ये जो बनेगा ये अभी आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। ये क्वेश्चन आते हैं, इनसे पूछ लेता है कि आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? समांतर चतुर्भुज बनती है। इसके बाद अगर देखेंगे, मान लो कि अगर अब यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज की बात करें, कि अगर आपको दिया है समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो ये क्या होता है? अगर मान लो ये ऐसा कुछ दिया गया समांतर चतुर्भुज, या ऐसा कुछ बनता है। ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो, इसमें देखो अगर ये दिया गया है ना, AB बराबर AB और CD दिया गया है, तो यहाँ भी AB बराबर क्या हो जाएगा? DC के आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर होती हैं, और BC बराबर क्या हो जाएगा? AD के। ठीक है। इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल इसके बराबर नहीं होते हैं। इसमें एंगल आमने सामने के बराबर होते हैं। जितना एंगल का ये होगा उतने एंगल का ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। इसके चारों एंगल बराबर होते हैं, इसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। यानी कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के। समझ रहे हो बात को? अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के अगर आप मिड पॉइंट को मिला रहे हो, ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, अगर आप इसको मिला रहे हो, तो यहाँ पे जो ये आकृति बनेगी, ये आकृति आपकी क्या कहलाएगी? ये आयत होती है, रेक्टेंगल होती है। ठीक है। रेक्टेंगल में समांतर चतुर्भुज बनता है, समांतर चतुर्भुज में आयत बनता है। ठीक है। आगे इसके बाद देखेंगे हम, क्या देख लेते हैं? स्क्वायर देख लेते हैं, वर्ग देख लेते हैं।
वर्ग पता होगा कि इसके क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ABCD चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर, AB बराबर BC बराबर DC बराबर DA। इसके चारों एंगल भी बराबर होंगे, और चारों एंगल मतलब क्या हो जाएंगे पता है होगा, 90 डिग्री होते हैं, चारों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, इसके जो विकर्ण होंगे ये क्या हो गए, विकर्ण हो गए, यानी इसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे, यानी क्या यहाँ पे लिख सकते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा BD। ये क्या है, विकर्ण है, डायगोनल है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर के अगर आप मिड पॉइंट को मिला रहे हो, स्क्वायर के अगर आप मिड पॉइंट को मिला रहे हो और इनको अगर आप मिला रहे हो यहाँ पे, ये स्क्वायर के अगर आप मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो ये क्या बनता है, ये बनता है समचतुर्भुज बनता है, समचतुर्भुज। अगर यहाँ पे आपके पास समचतुर्भुज दिया गया है, अगर ये दिया गया है, इसमें भी क्या होता है ना, इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल A बराबर एंगल C के और एंगल B बराबर एंगल D के। ठीक है, अगर ये आपके पास एक समचतुर्भुज दिया गया है और समचतुर्भुज को, ये समचतुर्भुज दिया गया है, इसके अगर मिड पॉइंट को अगर आप मिला रहे हो तो ये क्या बनेगा, ये वर्ग बनता है। यानी वर्ग में समांतर, वर्ग में क्या बनता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में वर्ग, आयत में समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आयत एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। विकर्ण, इनके दोनों के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यानी समचतुर्भुज के डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होंगे। अब इसके बाद जो आपका बचा हुआ है आखिर चक्रीय चतुर्भुज, इसको करा दे रहा हूँ। अब इसके बाद बाकी मैंने जितनी थ्योरम्स होती हैं, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। देखो, ये चक्रीय चतुर्भुज हमेशा कहाँ बनेगा, सर्कल के अंदर बनेगा, सर्कल के अंदर बनेगा। इसके चारों जो शीट्स होते हैं वो सर्कमफ्रेंस पर स्थित होनी चाहिए। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, अगर ये हम यहाँ पे ABCD अगर ऐसा कुछ है तो ये हमारा जो डायग्राम है ABCD, ये चक्रीय चतुर्भुज रहेगा, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या नियम क्या रहते हैं, अब लिख सकते हो कि इसके आमने सामने के कोणों का योग, मतलब ये वाला कोण और ये वाला आमने सामने दिख रहे हैं, इनके आमने सामने कोणों का योग, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 अंश, और यहाँ पे कोण B प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, यानी आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज में। बस यही दो बातें होती हैं इसकी, हो गया।
क्वेश्चन इसमें ऐसे, ये आपको ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन, आप ऐसा दे देगा जैसे मान लो कि यहाँ पे बोलेगा कि एक यहाँ पे देखो बोलेगा कि एक सर्कल बना देगा, जो मैंने थ्योरम से लिखाया था, इसको ऐसा कर देगा, ये ऐसा कर देगा, ये ऐसा करेगा, ठीक है, ऐसा बना देगा। अब ये आपका चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके 3 शीर्ष दिया है, 1 शीर्ष नहीं है। ये वाला एंगल दे देगा, बोलेगा ये आपका दिया गया है, मान लेते हैं कि ये आपका दिया गया है 150 अंश का, बोलेगा ये वाला एंगल कितने का होगा। तो अब आप निकालोगे कैसे? अब यहाँ पे आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश नहीं बनेगा, तो इसको पहले क्या करोगे, चक्रीय चतुर्भुज बनाओगे। कैसे बनेगा? यहाँ से और यहाँ से ऐसे मिला दो। अब ये देख लो, ये वाला जहाँ मार्कर जल रहा है ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ये, क्योंकि चारों क्या हो गए, सर्कमफ्रेंस पे हो गए। अब ये बताओ, ये 150 का है तो ये इसका आधा होगा 75 का, होगा कि नहीं? अब ये 75 का हो गया, अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। किस में? ये और ये इक्वल होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे, ये और ये क्या होंगे, 180 होंगे। मतलब आमने सामने के योगों का, दोनों कोणों का योग 180 होगा। ये इसका हाफ होता है, थ्योरम से मैंने लिखा है, तो ये इसका आधा होता है, वाले इसका हाफ करेंगे 75 आएगा, अब इसका 105 आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्या? नहीं, ना 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 ना, बहुत बहुत डीप जा रहे होगे तो उसमें आओगे। हाँ, हाँ, हर एग्जाम में मिलेगा इसका। ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिलता ज़्यादा, ये मिलता है ट्रिग्नोमेट्री, तो 80 भर में मिलेगा बस, ठीक है। चलो, ये आपकी ज्योमेट्री की सारी चीज़ें थ्योरम्स मैंने लिखा दी है। अब बताओ क्या क्या बचा हो, क्या क्या कराना, जो है वो बता दो, कहीं से भी। उसके लिए देखो परसेंटेज ही होता है बस, सब कुछ नहीं है। बस उसमें 2 चीज़ों को याद रखना है, जब अगर परसेंटेज दिया है तो मान लो कि अगर देखो आपको ऐसा कुछ देगा ना, ऐसा कुछ बना देगा, है ना, 4-5 भागों में डिवाइड कर देगा। अगर परसेंटेज दिया है तो ये पूरा पार्ट आपका 100% रहेगा, ठीक है। अगर मान लो ये डिग्री में देगा तो 360 रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया ना 70 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसा कुछ दे रहा है, और बोलेगा इसका पूरा मतलब पूरा खर्च वर्ष दे दिया, मान लो इतना पूरा खर्च दे देगा। अब बोलेगा यहाँ पे क्या है, भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है, भोजन पर कितना है, 80% है, 80% नहीं 80 डिग्री है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये 12,002 दिया गया है, इसका 80% मतलब नीचे यहाँ पे 360 करेंगे डिग्री में, ठीक है। अब परसेंटेज रहेगा तो 100 रहेगा बस, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं। वो डायग्राम ये जो बना रहेगा ना, इसमें लिखा रहेगा भाई, यहाँ पे अगर मतलब डिग्री आप समझ जाओगे ना भाई, अगर यहाँ पे ये रखा है तो परसेंटेज है, यहाँ ये लगा है तो डिग्री में, ठीक है। बाकी और इसमें और कुछ नहीं आता है। क्वेश्चंस जब बनाओगे तो आसान, परसेंटेज अगर आता है तो आप बना सकते हो आसानी से। हाँ, इससे आते ही हैं, और सब में अलग अलग डेटा चेंज कर। पहले क्या होता था ना कि एक मैप दे देता था, उसमें 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता था। अब क्या है, सबके लिए अलग अलग मैप देता है। अब ये भी आ जाता है, ये आप पाई चार्ट वाला ये बोलते हैं उसको, ये तो पाई चार्ट वाले में आ जाता है, सारणी वाले में आ जाते हैं, रेखा चित्र वाले में आ जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ दे देगा, बोलेगा ये ऐसा कुछ ऐसा ऊपर नीचे करेगा, ऐसा कुछ है ना, ये 1999 का है, 1998 का है, 2001 का है, ऐसे बोलेगा इतने में 2001 में इतने उत्पादन हुआ वगैरह वगैरह। वो सब सारी चीज़ें क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये बन जाता है। परसेंटेज अगर आता है तो ऑटोमेटिक बन जाता है, और इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं रहती है। हाँ, ज्योमेट्री के लिए देखो पहले जितनी थ्योरम्स आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या है ना, आप क्वेश्चंस बनाओ। हाँ, उसी में से आपके हाँ, मतलब जैसे अगर आप थोड़ा सा और अंदर डीपली है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, और हाँ जितना इसमें लिख लिए हो, अगर ये पूरा चीज़ है याद है तो आप 100 में ये मान लो कि 100 में से 80% क्वेश्चन आप बना दोगे। आप CSL का पूरा बना दोगे इससे,
सीजर सेल का पूरा इससे बना दो जितना लिख लियो, पर हाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए ज़रूर, और थ्योरम से पूरी याद होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम कहाँ पे लगनी है। और बताओ कुछ। एमटीएस तो एकदम आसान आता है भाई, एमटीएस का पेपर अभी तो हुआ था, एकदम आसान आता है। एमटीएस के लिए कोई सीजर सेल थोड़ा सा कठिन आता है, उसके लेवल का हो जाएगा भाई, बता के ना क्वेश्चन आप करो ना, ये देखोगे ना तो HD यादव किरण में तो क्वेश्चन तो दिए होंगे ना बहुत सारे। हाँ वो मोटी वाली, हाँ तो प्रैक्टिस करो उसी से, और क्या है। क्वेश्चन उसके बनाओ। और बताओ कोई टॉपिक आज के बाद फिर ख़त्म रहेगा। हाँ जो भी पढ़ना होगा जिसको, तो सीधा दूसरे बैच में आओ। सर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला रहता है ना, कैसे? मोड का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, हाँ वो बता मोड। हाँ देखो इसमें क्या होता है ना कि जब अगर मान लो कि पहले ऐसे समझ लो कि मान लो ये रिवर है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, सिंपल वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं, जो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो करते हैं ना, तो वो क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से बनाओगे ज़्यादा बेटर रहता है, 1 सेकंड में आंसर बनता है अगर ऑप्शन से उठा के कर रहे हो, और आप समझ में आ जाता है कि ऑप्शन कौन सा बैठेगा। यहाँ में देखो मान लो क्या है, ये पानी आपको ऐसे चल रहा है, ये पानी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो नाव रहेगी या बोट रहेगा जो भी रहेगा, अगर आप पानी की धारा नहीं है, मतलब आप तालाब में अगर तैर रहे हैं, तालाब में पानी बहता नहीं है, तो वहाँ सिर्फ किसकी स्पीड रहेगी? आपकी स्पीड रहेगी, पानी की स्पीड नहीं रहेगी। पर अगर आप रिवर में कर रहे हो तो देखो यही चीज़ क्या है ना, जब आप चाल दूरी समय मतलब स्पीड टाइम उसमें पढ़ते हो, ट्रेन में पढ़ते हो, तो वो अलग हो जाता है। अगर आप मान लो ऐसे जा रहे हो, ये नाव है और यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, तो जब आप पानी के साथ जाओगे, पानी के साथ, तो आपकी स्पीड प्लस पानी की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यानी उनके क्या बोलते हैं, जब इनकी सापेक्ष स्पीड निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे पानी की जो चाल है स्पीड है, मतलब नाव की चाल है प्लस पानी की चाल है। इसी को क्या बोलते हैं? अनुकूल चाल, मतलब पानी के सापेक्ष अनुकूल चाल, पानी के साथ जा रहे हो। और वही अगर क्या है ना, विपरीत में आ रहे हो, जैसे पानी इधर जा रहा है, आप इधर आ रहे हो, ठीक है, तो यानी जब इसकी सापेक्ष चाल निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल माइनस पानी की चाल। हमेशा ये चीज़ ध्यान दे लेना कि आपकी चाल जो होगी ना वो पानी की चाल से ज़्यादा होगी। अगर आपकी चाल पानी की चाल से कम है तो आप तैर नहीं सकते। बताओ भाई, पानी इधर बह रहा है, आप इधर बह रहे हो, इसकी स्पीड अगर तेज है तो आपको बहा ले जाएगी, है कि नहीं? तो यानी यही चीज़ है, तो नाव की चाल माइनस क्या होता है, पानी की चाल। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिकूल बोलते हैं, अपोजिट वाला, प्रतिकूल चाल, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आपको यहीं पे डायरेक्ट निकालना है कि मान लो कि यहीं पे डायरेक्ट है, अगर आपको क्या निकालना है ना, आपकी चाल मतलब निकाल रहे हो, नाव की चाल निकाल रहे हो ना, नाव की चाल अगर निकाल रहे हो तो आप क्या है ना, ये वाली जो चाल है सापेक्ष, मतलब पानी के साथ जो जा रहे हो और पानी के विपरीत जो जा रहे हो, तो यानी इन दोनों को आप क्या कर दो, नाव की इसमें लिख दो अनुकूल चाल, लिख सकते हो यहाँ पे अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2 कर दो। डायरेक्ट यहीं से निकल के आ जाती है नाव की चाल, मतलब आदमी की चाल, जो आदमी की चाल है जो चल रहा है। या यहीं पे अगर पानी की वाटर की चाल निकालोगे, पानी की निकालोगे तो क्या करोगे, क्या लग जाएगा यहाँ पे, माइनस लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसके बहुत तगड़े भी बनते हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आसानी से बैठाते जाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। और नहीं अगर पता है तो फिर, अब देखो वही चीज़ क्या होता है कि जब ट्रेन में होता है, अगर 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता? अगर मान लो कि इसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति आवर है और ये 30 किलोमीटर प्रति आवर है, जब दोनों की स्पीड निकालते हैं ना तो क्या आएगी, 10 किलोमीटर प्रति आवर आएगी कि नहीं आएगी? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब क्या कर रहा है, साथ में चल रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और यहीं पे अगर मान लो एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, ये 40 है ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति आवर। ट्रेन में उल्टा होता है, ट्रेन हो गया, या जैसे क्या होता है ना, चोर सिपाही होता है, सिपाही मतलब चोर को सिपाही पुलिस वाला पीछा कर रहा है, तो वो भी में यही लगेगा, वो नहीं लगेगा। ये खाली इसी में खाली इसी में नाव पानी वाले में ही काम आता है बस।
ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन वाला टॉपिक आता है कि हाँ, आता है? वो तो मतलब वो तो आपको एलिगेशन में रेशियो आना चाहिए, रेशियो से पूरा ही बनता है। लेकिन सर कुछ बहुत डीप हो जाता है। हाँ, मतलब जब कई सारे मिक्सचर मिक्स कर देता है। बाकी अगर कोई भी मिक्सचर दिया गया है उसको बोल देता है कि मान लो कोई एक मिक्सचर है उसमें रेशियो दे देता है या परसेंटेज दे देता है, तो पहले दोनों का अलग अलग निकाल लो। जैसे मान लो कि बोल दिया कि 40 किलोग्राम यहाँ पे एक मिश्रण है, ठीक है। इसमें बोलेगा कि 40% क्या है, पानी है। फिर इसमें बोलेगा कि 10 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो अपना ये मिश्रण कितने का हो जाएगा। तो पहले आप क्या करोगे, पहले पानी की मात्रा निकालो, जो दूसरा मिश्रण होगा उसकी मात्रा निकालो। तो यहाँ पहले इसका 40% निकालो, यानी रेशियो बनाओगे। देखो 40 और 60 का बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। 40% अगर पानी है तो 60% दूसरा चीज़ होगा। 2:3 का बनेगा कि नहीं बनेगा। अब 2:3 का बनेगा तो यहाँ से पहले निकाल लो। ये 40 दिया है, 40 × 2 बटे क्या हो जाएगा, 5। भाई इनका योग कितना होगा, 5 होगा ना। 5 × 8 = 40, मतलब 16 लीटर पानी है। बाकी जो बचा है वो दूसरा मिश्रण है। अब पानी को पानी में मिलाओगे, मान लो ये दूसरा मिश्रण मिलेगा तो वही मिलेगा ना भाई। यहाँ पर देख लो जैसे क्या है, ये 16 लीटर पानी आ गया तो 40 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 24 लीटर मान लेते हैं। अगर ये पानी है, इसको मान लेते हैं एल्कोहल है। अब मान लो एल्कोहल को एल्कोहल में मिलाएगा ना, पानी को पानी में मिलाएगा। मान लो कितना लीटर एल्कोहल मिला दिया जाए कि मिश्रण इतना हो जाए, तो जब कितना लीटर बोलेगा तो इसमें मान लेते हैं कि x हो गया, इतना मिला दे रहे, बाकी आगे हल कर लोगे, ठीक है। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन से फंसते नहीं। बहुत सारे लोग जब भाई मैथ है तो नए नए क्वेश्चन बनते, पुराने क्वेश्चन सब नहीं आ रहे, नए क्वेश्चन से। जैसे आप किरण वाली बुक बोल रहे हैं तो पहले बदली थी, अब क्या है ना, सारी बुकों के क्या है ना, क्वेश्चन से बढ़ा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। जैसे 11,000 आप लिए हो, एक राकेश यादव की देखोगे उसमें भी 7300 वाली हो गई है। सब अलग अलग है, क्वेश्चन सब में वही है। ज़्यादा क्वेश्चंस कर दिए तो बुक ज़्यादा होगी, प्रैक्टिस करोगे जितना उतना अच्छा रहेगा। एसएससी अगर दे रहे हो तो आपको प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब क्या ना कि कोई भी क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड में वही नहीं आ रहा सर, टाइमिंग ख़त्म होना चाहिए। सर उसमें तो अब जैसे क्या होता है ना, अब जैसे क्या होता है नहीं, अब जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़े होगे आप लोग, है ना। अगर फार्मूले से बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा भाई। आप यहाँ पे SP बराबर लिखे होगे CP × 100 ± प्रॉफिट लॉस बटे 100, ऐसा करके करे होंगे, है कि नहीं। टाइम लगेगा, इनसे नहीं बना सकते आप। NTS क्या ग्रुप D नहीं निकाल सकते, सच्चाई बता रहे हैं भाई। आप ये बताओ कि आप यहाँ पे कोई बड़ी सी वैल्यू लिख के आ गए। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया कि 167500, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और बोलेगा इसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, यहाँ पे CP है 120 करोगे बटे 100 करोगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। सीधी सी बात है यार। आपको करना क्या है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू सर लगा दो। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 5 रुपये की वस्तु है, आप उसमें 1 रुपये का ये हो, जो देखो ये नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। 5 रुपये की वस्तु को बेच रहे हो तो 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो कितने में बेचोगे, 6 रुपये में, ठीक है। तो भाई करना क्या है, ये जो दिया गया है ना 1675 इतना दिया गया है, इतने रुपए इसका CP है, मतलब ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, 6 का इसमें इंटू कर देना है, 5 का भाग दे देना है, आंसर हो जाएगा। है वही चीज़। देखो आप इसको अगर इसमें बैठाओगे तो वही बैठाओगे। ये जो लिखा है गुणे यहाँ पे 120 बटे क्या करोगे 100, भाई ये 6/5 ही आया। पर मैं यहाँ पे 120 और 100 ना लिख के डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो चीज़ें हैं। मतलब आप ये स्टेप आपको क्या करना है, दिमाग में हल करना है, तो चीज़ें स्पीड बनती हैं। एक एक चीज़ लिखोगे माना CPA X Y Z जो भी है, नहीं होगा ये भाई आज के डेट में बहुत सारे लोग एडवांस पहुँच गए हैं, आपको भी उससे लायक बनना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। और कोई LCM HCF निकालने के लिए देखो शॉर्ट ट्रिक में मत रहो तो अच्छा है, लॉन्ग मेथड में ही रहो। सर कुछ चीज़ इतना बड़ा बड़ा दे देते हैं उसको 3-4 मिनट में दे देते हैं। LCM आप क्या है, LCM निकाल सकते हो, ज़्यादातर होता है HCF का दिक्कत होता है लोगों को,
ठीक है। HCF जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको 24 दे दिया, पहले छोटे नंबर का दे लिया, फिर 36 दे दिया, मान लो यहाँ 72 दे दिया, ठीक है। HCF निकालना आपको टेबल अगर याद है तो आप बना दोगे छोटा नंबर, पर अगर मान लो कि बड़ा नंबर दे दिया, मान जैसे 548 दे दिया, 668 दे दिया, है ना, 980 दे दिया, ठीक है। तो इसके लिए HCF में क्या होता है, आप HCF कैसे निकालोगे? हाँ, डिवाइड करके निकाल दोगे। तो देखो 2-3 तरीका। पहले क्या होता है कि अगर आपको HCF निकालना है तो भाग दे के निकाल सकते हो, मतलब इसमें इसका भाग दो, भाग तब तक देते रहोगे जब तक भाग जाता रहेगा, ठीक है। या फिर इन दोनों में अंतर निकालो, इन दोनों में अंतर निकालो। हाँ, अंतर ही उसका आंसर नहीं होगा, ध्यान दे लेना है। ये बताओ, मान लो आपने अंतर निकाला इन दोनों का, ये यहाँ पे जो भी अंतर आ रहा है वो अगर इसका मल्टीपल है या इसका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। मान लो कि अगर यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 6 आया, मल्टीपल है ना, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 12 जो है 6 से क्या होगा, कट जाएगा, तो ये आंसर होगी। हाँ, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो फिर अंतर निकालोगे। तो अंतर किसका निकालेंगे? अब कोई क्वेश्चन निकालो ना, फिर बताओ, फिर समझ में आएगा। HCF निकालने के लिए कोई क्वेश्चन निकालो, तब समझ में आएगा कि हाँ क्या कर रहे हैं। फाइव 95 को क्या निकालना है? किसी एक संख्या का, सिंगल एक संख्या का HCF कैसे निकलेगा? अरे ये खुद HCF है भाई वो अपने का, 2 संख्याओं को निकालेंगे ना हम वो। अरे ऐसे कैसे किसी को भी लिख दोगे, 692। अब इन दोनों का निकालोगे, अब 2 संख्याओं में अंतर नहीं लगा सकते, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अंतर निकालना। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं सिंपल तरीका बताऊंगा, आप भाग दे दो, भाग दे दोगे, एक बार जाएगा 595 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस करोगे तो यह कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 बनेगा, कितना बनेगा 9, यही आएगा। अब 97 का भाग इसमें देना है 9, ऐसे देते रहो भाग जब तक कट ना जाए। 2 संख्याओं के लिए, कोई 3 संख्याओं के लिए बोलो। हाँ, पर ये कभी गलत नहीं होता है। तो भाई टेबल याद होना चाहिए ना। ये बताओ 595 का मल्टीपल आपको याद होना चाहिए, किससे किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसके मल्टीपल याद होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, आप बता सकते हो। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे ऐसा नंबर दे दिया 113 दे दिया, अब ये 113 बताओ कौन सी संख्या है, प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटने वाली है ना। तो अभी भाई अब हम पहले यही सोचेंगे यार कि ये कट रही कि नहीं कट रही, कट रही कि नहीं कट रही है। अब मान लो कि यहाँ पे 117 दे दिया, ये कौन सा नंबर है, ये पता होना चाहिए कि कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। हाँ, तो पता होना चाहिए कि ये 13 से कटता है, ये है ना। तो टेबल पहले याद होना चाहिए अच्छा खासा। बताओ कोई नंबर, कोई HCF निकालने के लिए बताओ, देखो बताते हैं। क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो, सिंपल सा निकलेगा, कोई भी नंबर दे देते। देखो 14, 36, 42। अब देखो इसका, अगर देखो पहले अब इसको हम इसका, अगर आप मान लो कि आपको कुछ नहीं पता है, भाग विधि वाला एक देखो 3 तरीका होता है, एक मल्टीपल वाला होता है, एक डिवाइड वाला होता है। मल्टीपल वाले क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग निकालते हैं, फिर जो तीनों में कॉमन हो उसको उठा के रख देते हैं। डिवाइड वाला क्या होता है, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली का भाग देते हैं, ठीक है। तो पहले देखो आप अगर करोगे तो मान लो यहाँ पे 36 में आप क्या करोगे, 42 का भाग दोगे, एक बार जाएगा 36 आएगा, बताओ कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, यानी 6 आ जाएगा। यहाँ पे फिर 36 में भाग दोगे, यानी ये कितना आ जाएगा, 0 आ गया, 6 आ गया। अब इस 6 का भाग किस में दोगे, 14 में दोगे कि नहीं दोगे, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 2, 2 से मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 चाहिए कितना हो जाएगा 6, मतलब HCF कितना आएगा इसका 2 आएगा। ये इतना सारी चीज़ हमको करना पड़ा। अब देखो आपको अगर करना है, बताओ इन दोनों में अंतर निकालोगे क्या आएगा, 6 का। इन दोनों में अंतर निकालो, बताओ 6 में 4 गया 2, ये कितना बचा 2, 22 बचा। ये 22 का मल्टीपल है क्या, नहीं है,
नहीं है ना। अब देखो आपने इसका अंतर निकाला ये आया, इसका अंतर निकाला ये आया, इसका और इसका अंतर निकाल लो, कितना आएगा अंतर बताओ। यहाँ से 12 में से 4 गया 8, कितना बचा यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया 2, 28। अभी भी ये किसी का मल्टीपल नहीं आ रहा है। इसका अंतर देखोगे तो बताओ कितना आ रहा है, 16 आएगा। इसका अंतर अगर देखोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 4, हाँ 6 आ जाएगा। अभी भी ये मल्टीपल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसका अंतर देख लो कितना आ जाएगा, 22 आएगा। फिर इसका अंतर देखो, अंतर आपको करते जाना है। अंतर कहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आएगा। देखो अंतर करना है ज़्यादा हो रहा है। अगर आप यहीं पे दिमाग लगा लोगे ना थोड़ा सा तो काम हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो मैं इसका ये कर रहा हूँ, सीधा सा काम देखना, ये आपको एक बार अंतर निकालें, ये 6 आया है, ये 6 से ये नहीं कट रहा, पर आपको ये पता है कि 6 का फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणे 3, इसके क्या होते हैं 2 गुणे 11, इसके क्या होते हैं बताओ 4 गुणे 7। 4 में क्या मिलता है 2 गुणे 2। अब कहाँ सा भी दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है 2 हो गए, 2 एस्केप हो गए, जो सभी में होता है, जो सभी से डिवाइड हो जाए, हाँ ठीक है, इसी लगा सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जैसे क्या होता है, तो एलसीएम निकालने के लिए मान लो कि अगर छोटा नंबर दे रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको दे दिया 18 दे दिया, 30 दे दिया, और यहाँ पे 48 दे दिया। अब इसका अगर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो सॉरी एलसीएम निकालना है, तो आप यही मेथड अप्लाई करते हैं। ये अगर नहीं करना है तो सीधा सीधा एलसीएम लगा लो। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन, जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले बड़ा नंबर लिख लो 48, 48 से डिवाइड हो जाएगा। इससे डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है ना। इससे भी डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। पर इसको अगर देखोगे तो 6 इंटू क्या हो गया 5, 6 से डिवाइड है क्या, 5 से नहीं डिवाइड है, 5 का मल्टीपल कर दो। यहाँ बताओ ये इससे डिवाइड है क्या, नहीं डिवाइड है, पर ये 6 इंटू 3 हो गया। ये 6 से डिवाइड है क्या, 3 से नहीं है, 3 कर दो। बताओ अब इनका इंटू कर दो, एलसीएम आ जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है, जो भी आएगा एलसीएम आ जाएगा। इनकी क्या ना, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है आगे, ठीक है, और कुछ नहीं। नहीं याद रहता भाई, अरे नहीं याद रहता है, याद ही नहीं रहता। देखो मतलब ये समझ, देखो यहाँ पे कुछ और पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे कुछ और पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे कुछ, हर जगह अलग अलग रहता है, याद नहीं रहता। हाँ ये चीज़ बोल सकते हैं कि मेथड याद रहते हैं बस। हाँ मैं कभी देख के थोड़ी आते हैं कि हम देख के मैं कि कॉपी नहीं, मुझे जैसे होता है कि मुझे कल क्या पढ़ाना है यार, मैं एक बार रिवीजन कर दूँ, कभी नहीं। मतलब पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है ना कि क्या चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। हाँ 4 साल याद हो गया, याद हो गया एसएससी ही देता हूँ। हाँ एमटीएस मेरा निकला हुआ जो एसएससी जीडी वाला है वो भी नहीं दिया था, मतलब ज्वाइन ही नहीं किया था, तो एमटीएस टाइपिंग से बाहर हो गया था, टाइपिंग नहीं छोड़ दिया था। सीएसएल फोकस है, सीएसएल के लिए अपना इंग्लिश कमजोर है, वही प्रॉब्लम है सर, सबका प्रॉब्लम वही है। सीरियल मेन से बाहर, मतलब मेन से बाहर हो गया था, क्योंकि मेन में पहले क्या था, अब सिलेबस चेंज हो गया था इस साल। पहले क्या था, 200 नंबर की इंग्लिश आती थी, 200 नंबर की मैथ होती थी, तो मैथ में जो स्कोर कर लेते हैं, इंग्लिश में 0 आ जाता है। ये दिक्कत हो जाती है। रेलवे में तो दिए था ना, जब ये ग्रुप डी वाला दिया था, एनटीपीसी दिया था, तो टीएट सेकेंड